नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम और आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। आज छुपा खेल नहीं बताऊंगा, आज हमारे साथ मौजूद है भोपाल रेल मंडल के डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय जी। इनका भोपाल से पुराना नाता है, इंजीनियरिंग भी यहीं से की, इनके फादर भी यहीं रहे और इनके बड़े भाई भी मध्य प्रदेश में काफी समय रहे। एसएनटी के माहिर माने जाते हैं, सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन में काफी अच्छा अनुभव रहा है। भोपाल रेल मंडल में पिछले लगभग 1.5 सालों से बतौर डीआरएम काम कर रहे हैं। इस दौरान काफी अचीवमेंट्स भी मंडल ने प्राप्त किए हैं। आज उन्हीं अचीवमेंट्स, इसके अलावा क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए और कैसे उनसे बाहर आए और डिवीजन को फायदा दिलाया, हम बात करेंगे भोपाल रेल मंडल के डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द करंट स्टोरी में। गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत। और ये इस अवसर पे मैं सबसे पहले करंट स्टोरी को बधाई देना चाहता हूँ कि इतने सालों से बहुत अच्छा एक भोपाल मंडल से जुड़ के हमारे कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच में एक अपना प्रतिसाद बना रहे हैं। बड़ी खुशी है कि ये लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रेलवे के वातावरण में सही चीजों को और सही खबरों को समाहित कर काफी लोगों को जागरूक करना है। सर, अक्सर ये देखा गया है कि चूंकि डीआरएम तो होता है, लेकिन अपने आपके अलग अलग वर्टिकल्स नीचे काम करते हैं, जैसे इंजीनियरिंग है, कमर्शियल है, ऑपरेटिंग है, ट्रेन रनिंग ऑपरेशन है, टीआरडी है, इलेक्ट्रिकल भी है, पर्सनल भी है। इन सब के बीच में इंटर डिपार्टमेंट या इंटर ब्रांच कोऑर्डिनेशन के कैसे कैसे चैलेंजेस आए और आपने इसको कैसे ओवरकम किया, इस पे कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, रेलवे सही मायनों में अपने आप में एक स्टेट चलानी जैसा है और इसमें विभिन्न विभाग जैसे आपने बताया हैं और काफी तकनीकी चीजें इसमें समाहित हैं। सभी में भारी इंजीनियरिंग, कई रूल रेगुलेशन, लेबर लॉ, एम्प्लॉय लॉ, सब चीजें समाहित हैं। परंतु साथ में अगर आप देखेंगे कि रेलवे में हर सतह पे, हर लेवल पे, मतलब अगर हम कर्मचारी के लेवल पे देखें या हम उससे इंस्पेक्शन या सुपरविजन के लेवल पे देखें या ऑफिसर लेवल पे देखें या उसके ऊपर हम अपने हेडक्वार्टर लेवल पे देखें जो कि हमारा जोनल ऑफिस होता है, या हम बोर्ड लेवल पे देखें, कमिटी कोऑर्डिनेशन एंड मीटिंग एंड डिसीजन आफ्टर यूनानिमस एग्रीमेंट, ये पॉलिसी फॉलो होती है। तो ये कोऑर्डिनेशन का जो प्रिंसिपल है, ये रेलवे की बहुत बड़ी खूबी है और इसी खूबी को हम लोगों का दायित्व है कि हम निभाते हुए जो पब्लिक को देने के लिए, जो मतलब यात्रीगण हैं और जो देश की जनता को देने के लिए जो सबसे अच्छी सेवा या प्रपोजल की बनती है, वो हम देते हैं। तो इसमें हमारे यहाँ पे एक तो वीकली एंड बाई वीकली कंट्रोल कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है जिसमें रेलवे के परिचालन, मेंटेनेंस के ब्लॉक्स, बाकी जो उपकरण के रखरखाव डिसाइड होते हैं। उसे उसमें पूरी चीजें जो है रोजमर्रा की जिसकी जरूरत है वो तय होती है। दूसरी जो सबसे बड़ी जरूरी बात है वो होती है परमानेंट नेगोशिएशन मशीनरी की मीटिंग, जिसमें हम अपने जो या हमारे कर्मचारी के यूनियन, उसके जो निर्धारित लोग हैं, जो हमारे मान्यता प्राप्त अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं यूनियन के, उनसे समस्याओं पे वार्तालाप करके, पॉलिसियों का उन्नयन करके सही सोल्यूशन हम देते हैं। तीसरी जो हमारी कोऑर्डिनेशन लेवल होता है वो वर्क्स, जो आने वाले काम होते हैं उसके विषय में चर्चा, जो काम स्वीकृत हुए हैं विभिन्न स्तरों पर उसके विषय में चर्चा। चौथा जो कोऑर्डिनेशन का लेवल है वो हमारे प्रबंधक महोदय जोनल लेवल पे डीआरएम लोगों से लेते हैं। उसमें सभी हमारे मुख्यालय के पीएचओडी मिलकर हमारे ब्रांच अफसर के साथ इंटरेक्ट करते हैं और समस्याओं का त्वरित सोल्यूशन। उसके तत्पश्चात उसके ऊपर लेवल पे बोर्ड की हमारे मुख्यालय से चर्चा। आप विश्वास नहीं करेंगे कि अब रेलवे में और विशेषकर भोपाल मंडल में संपूर्ण कार्य ई ऑफिस के जरिए होता है। और ऐसा भी है कि अगर मैं स्टेशन या ब्रिज का प्रपोजल बनाऊं तो रेलवे बोर्ड से वो मात्र 2 दिन के अवधि में स्वीकृत हो गया जाता है। इससे अच्छे कोऑर्डिनेशन मिसाल नहीं हो सकती। सर, आपके आने के बाद नो डाउट मंडल की इनकम में भी काफी इजाफा हुआ है, चाहे मैं फेयर किराए से बात करूं या नॉन फेयर की बात करूं। इसके अलावा माल लदान यानी गुड्स लोडिंग भी काफी बढ़ी है। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? इस विषय में मैं विशेषकर अपने परिचालन और कमर्शियल विभाग के लोगों को, अधिकारी कर्मचारी सभी को मैं धन्यवाद दूंगा, साथ में बाकी इंजीनियरिंग के भी। कोविड के बाद रेलवे की और विशेषकर मंडल की स्थिति विषम थी। हम लोग थ्रू पासिंग डिवीजन थे, ओरिजिनेटिंग माल भाड़ा नहीं था, परंतु हम लोगों ने बिल्कुल सटीक और समय अनुकूल सुझावों का क्रियान्वयन किया और ऐसे अवसर उत्पन्न की जिससे लोडिंग बढ़े। मेरे को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम लोगों ने इस वित्त वर्ष में कुल लोडिंग हमने आज की डेट में 8.01 मिलियन टन कर दिया है, जबकि हम लोगों ने का ये आंकड़ा है जनवरी के आखिरी का और पिछले वर्ष ये पूरे साल भर का आंकड़ा था। और ये अपने आप में तकरीबन
18% बढ़ोतरी है पिछले साल से, तो ये बहुत बड़ी फिगर है। और इसी माल भाड़े में के जो राजस्व आया है वो करीब 885.90 करोड़ है, जो कि पिछले साल की तुलना में करीब 31% अधिक, मतलब बहुत बड़ा फिगर है जनवरी तक। हाँ, अभी आंकड़े की बात करते हैं, फिर तरीके बताते हैं कैसे हुए हैं। उसके पश्चात अगर मैं यात्री भाड़ों की बात करूं, मतलब जो पैसेंजर आए हैं, उसमें भी हम लोगों ने कुल 694 करोड़ अर्जित किए, जबकि पिछले साल ये 357 करोड़ ही था। मतलब अगर माने तो अर्निंग की दिशा में हम लोग इस साल, अभी इस डिकेड का, मतलब इस 10 साल का हाईएस्ट अर्निंग करीब 1505 करोड़ हम जनवरी के महीने में कर चुके हैं, जबकि पिछले साल कुल की आय हमारी 1000 करोड़ थी। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, 150%। और इसमें हम लोगों ने अवसर उत्पन्न किए कि जैसे ही कोविड खुला तो हमारे आसपास के क्षेत्र में एक्सपोर्ट को हमने पकड़ा। मंडीदीप से हमने विशेष एनएमजी रेक चलाए, ट्रैक्टर के रेक चलाए बांग्लादेश के लिए। जो हमारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आइटम थे उनको हमने बढ़ावा दिया। उसके बाद हमने फूड ग्रेन को पकड़ा। हमारे अधिकारियों ने एफसीआई के साथ बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई, पीएस लेवल पे बात की, मंडियों से जो आवक है उसके लिए समय पर रेक उपलब्ध कराए गए। जितने हमारे फ्रेट टर्मिनल्स हैं, वो पहले 12 थे, अब 18 फ्रेट टर्मिनल्स को हमने 24 घंटे खोलने के लिए तैयार किया, और निरंतर अथक सबने काम करके ये फिगर हम आज अचीव कर पाए। आप बधाई के पात्र हैं, जो 150% से ज्यादा का इजाफा हुआ है, और अभी वित्तीय वर्ष खत्म नहीं हुआ है, यानी और भी इनकम होने के पूरे आसार हैं। एक और अब मैं यात्रियों से जुड़ी बात कर लेता हूँ। स्टेशन में या ट्रेनों के अंदर साफ सफाई को लेके अक्सर चर्चा होती है, और रेलवे की प्रायोरिटी में भी होता है ये। हाल ही में रेलवे ने अपनी पॉलिसी बदली है। पहले मैन पावर बेस्ड टेंडर होता था, अब फ्लोर एरिया बेस्ड या एक्टिविटी बेस्ड टेंडर होने लगा है। इससे सफाई में कोई व्यवस्था प्रभावित हुई है या बेहतर हुई है, या इससे रेलवे को क्या फायदा हुआ है और यात्रियों को क्या फायदा हुआ, बताएं। देखिए, सर्वप्रथम जैसे कि देश का इस समय पॉलिसी गाइडलाइन या जो मार्गदर्शन चल रहा है सब पूर्ण जगह, वो काम की गुणवत्ता पर आधारित है। काम की गुणवत्ता से समझें कि हम कोई व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं। एक पॉलिसी शिफ्ट हुई है रेलवे में, जिसमें कि मैन पावर बेस्ड प्लानिंग से हम लोगों ने आउटपुट बेस्ड प्लानिंग कर दी। आउटपुट बेस्ड प्लानिंग मतलब किसी स्टेशन की अगर सफाई देखो तो उस प्लेटफॉर्म पे सफाई के मापदंड क्या होंगे। ये नहीं कि हमने 100 आदमी लगा दिया परंतु काम नहीं हो पाए, 100 आदमी लगाए पर वो काम हो जिससे कि वो गुणवत्ता समझ में आए। तो रेलवे ने अभी पूरी गुणवत्ता को ही ध्यान दिया, और ये जो शिफ्टिंग हुई है ये तकरीबन अक्टूबर के महीने में सारे हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट थे हम लोगों ने शिफ्ट किए हैं आउटकम बेस्ड, जिसको हम बोलते हैं आउटकम बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट में। शुरुआत में इसमें कुछ समस्याएं रही, क्योंकि जो नए कॉन्ट्रैक्ट आए, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया, उन्होंने गुणवत्ता को समझने में उनमें कुछ आक्षेप था, और जो सफाई को लेकर मशीनें लगानी थी उसके विषय में भी कुछ समझ की कमी थी। परंतु अब स्थिति में काफी सुधार हो गया है, और तकरीबन जितने भी हमारे प्रमुख स्टेशन हैं, इटारसी, भोपाल, गुना, बीना, इसमें सफाई की क्वालिटी काफी अच्छी हो गई। तो जो डिजायर्ड लेवल है, मतलब जो क्वालिटी हमको चाहिए वो क्वालिटी अभी हमको मिल पा रही है। सर, मैंने ये भी सुना है कि अब गर्मी का मौसम आने वाला है और स्टेशन में पानी की जरूरत ज्यादा होगी। इसके लिए आप लगातार जिला प्रशासन या जो भी संबंधित लोग हैं उनसे अपने विभाग के बाहर जाके भी प्रयास कर रहे हैं, ताकि यात्रियों को गर्मी में पानी उपलब्ध हो सके पीने का और जो भी जरूरत का है। तो इसको लेके क्या विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, और कहाँ कहाँ आपने जिला प्रशासन से बात की? ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया, बल्कि मैं आपकी सोच की दाद दूंगा कि ये चीज लोगों को जागरूक करने का विषय है, और रेल प्रशासन विशेषकर पानी के लिए बिल्कुल गर्मी के समय बिल्कुल बहुत ज्यादा सूचित रहता है और इसके लिए सतर्क रहता है। तो इसमें हमारी वाटर रिव्यू मीटिंग होती है हर स्तर पे, जिसमें हमारे मैकेनिकल, इंजीनियरिंग, ऑपरेशन विभाग के अधिकारी कर्मचारी सब मिलकर उसको प्लान करते हैं। और जो प्रमुख हमारे जंक्शन हैं, इटारसी हुआ, भोपाल हुआ, बीना हुआ, गुना हुआ, इस पे विशेष व्यवस्थाओं पे ध्यान दिया जाता है। इसमें मैं बता दूं कि इटारसी जैसे स्टेशन पे प्रतिदिन तकरीबन हमारी 20 लाख लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो इसमें हमारे जो प्रयास किए उसमें अधिक बोरों का निर्माण, पाइपलाइन की दुरुस्ती, एक हमारी पाइपलाइन आती है जो नर्मदा का पानी लाती है, साथ में जिला प्रशासन से नर्मदा जल योजना के तहत पानी की खरीदी, ये प्रयास किए गए। ऐसे ही प्रयास भोपाल में भी चालू है। भोपाल में भोपाल स्टेशन को जोड़ने में लेके कुछ कार्य हमने प्रस्तावित किए हैं, आशा है कि वो भी शीघ्र पूर्ण हो जाएंगे। और बाकी जो हमारे दूर के स्टेशन हैं वहां पे भी बड़े विस्तार से
कलेक्टर और बाकी स्तरों पे नगर पालिकाओं से चर्चा और तकरीबन एग्रीमेंट फाइनल हो गए, जिसमें खिड़कियां, हरदा जहाँ और विशेषकर बीना से लगे हुए जो क्षेत्र बीना गुना से जहाँ पानी की अक्सर समस्या रहती है, तो तकरीबन हमारी जो जो एग्रीमेंट है वो हम लोग फाइनल स्टेज पे ले आए हैं। और हमारी उम्मीद है कि अभी इस साल जो पानी की व्यवस्था है गर्मियों में हम अच्छी मेंटेन कर पाएंगे। एक और प्राउड का मोमेंट है कि भोपाल में वंदे भारत के मेंटेनेंस के लिए कोई सर्विस सेंटर बन रहा है और भोपाल को भी शायद वंदे भारत ट्रेन मिलने की उम्मीद है जल्दी ही। इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे? नहीं, उम्मीद उम्मीद सही है। हम लोग घोषणाओं का वेट कर रहे हैं और हमने अपने कमलापति में एक पिट लाइन को तैयार कर लिया है जो कि वंदे भारत को मेंटेन कर पाएगी। और आने वाले समय में बड़े डिपो का प्रस्ताव भी भोपाल क्षेत्र के लिए गया हुआ है और वो अभी रेलवे बोर्ड के अधीन है। तो जैसे जो भी निर्णय होगा उसके विषय में जरूर हम आपसे चर्चा करेंगे। सर, एक चीज और, अब यात्रियों की बात हुई है तो स्टेशन रीडेवलपमेंट के भी प्रोजेक्ट आया है, अमृत स्टेशन योजना। उस पर बताएंगे कितने स्टेशन है और इसमें यात्रियों को क्या फायदा होगा और रेलवे क्या करने जा रहा है? ये अमृत भारत स्टेशन एक बड़ा महत्वाकांक्षी हमारे रेलवे का बड़ा प्रोजेक्ट है और प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में पूरे देश भर में इसका क्रियान्वयन हो रहा है। सर्वप्रथम तो जो प्रथम चरण है उसमें टोटल 17 स्टेशन है। 17 स्टेशनों में से 2 स्टेशन बड़े मेगा स्टेशन है जिनको बहुत ही बड़े स्तर पे उन्नयन किया जाएगा। उसमें एक भोपाल है और दूसरा बीना। तो इन दोनों स्टेशनों के लिए आर्किटेक्चरल प्लानिंग के कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो गए हैं, वो तकरीबन फाइनलाइजेशन की स्टेट में है। फाइनलाइजेशन होने के बाद वर्क की एस्टिमेशन करके निविदा प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। उसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट में 1 या 2 स्टेशन हमने लिए हैं जिसका उन्नयन होगा बहुत ही अच्छे स्तर पे। इसको हम बोलते हैं रेलवे की भाषा में खुर्दा मॉडल। इसका पहला जो प्रयास किया गया था वो भुवनेश्वर डिवीजन के खुर्दा में हुआ था। तो उसी मॉडल पे 15 और स्टेशन हम तैयार करेंगे जो कि प्लेटफॉर्म विकलांग व्यक्तियों के साधनों से सुसज्जित, अच्छे सर्कुलेटिंग एरिया, अच्छे फैसाड, अच्छे बैठने की जगह से सुसज्जित होंगे और गुड फील फैक्टर अपने यात्रियों को देंगे। उसमें जो स्टेशन है वो खिड़कियां हैं, हरदा है, बनापुरा है, इटारसी है, नर्मदापुरम है। तत्पश्चात उसके आगे आए तो विदिशा होगा, बसोदा होगा, अशोकनगर है, गुना है, शिवपुरी है, ब्यौरा राजगढ़ है। ये स्टेशन हमने इसमें समाहित किए हैं और रोटियाई भी है, एक स्टेशन छूट गया, रोटियाई है। ये तो अच्छी बात है, यात्रियों को लगातार सुविधा मिल रही है और रेलवे विस्तार करता जा रहा है। सर, एक बात और कर लेता हूँ, विस्तार के साथ साथ ऊर्जा की अतिरिक्त आवश्यकता भी होगी, यानी एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी। रेलवे एनर्जी कंजर्वेशन में भी काम करता है। हाल ही में सौर ऊर्जा भी बीना के पास एक प्लांट बना है। उस पर आप बताना चाहेंगे कि भोपाल रेल मंडल में ऊर्जा संरक्षण के लिए क्या विशेष प्रयास किए गए हैं और उनका क्या नतीजा रहा है? इसमें 2-3 विशेष हम लोगों ने प्रयास किए हैं। सर्वप्रथम तो स्टेशनों में हमने एक 70-30 पॉलिसी का अपनाया है। 70-30 पॉलिसी मतलब अगर हम देखें प्लेटफॉर्मों पे लाइट देने की 3 पंक्तियां होती है, एक ट्रैक के एकदम पास, एक बीच में, एक कोने में। तो इसमें 70-30 की पॉलिसी इस तरीके से अपनाई जाती है कि जब ट्रेन नहीं होती तो यात्री जहां बैठते हैं बेंचों के पास, मतलब बीच में या कोने में, वहां पे हम लोग लाइट की व्यवस्था करते हैं जिसमें कि 30% लाइट जलती रहे। उसके पश्चात जब पूरी ट्रेन आती है तभी 100% लाइट चलती है। ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। जब ट्रेन स्टेशन को अप्रोच करती है उसी समय हमारे सेंसर्स जो ट्रैक के साथ जुड़े होते हैं ट्रेन को सेंस कर लेते हैं और लाइट जलाने की जो संसाधन होता है, कंट्रोल मैकेनिज्म होता है, उसको एक सिग्नल देके इसको एक्टिवेट करते हैं। तो स्वतः ही लाइट इसमें बचत होती है। तकरीबन साल भर में एक स्टेशन पे इसमें करीब 7 से 8 लाख रुपए की बचत हो जाती है और बड़े स्टेशन जैसे भोपाल है तो उसमें और भी ज्यादा इसकी गिनती होती है। तो ये एक तो विशेष प्रयास है और तकरीबन अभी तक हम लोग 20 स्टेशन इसमें पूरे कर चुके हैं। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। उसके अलावा हम लोग जो भी हम नई बिल्डिंग बना रहे हैं वो ग्रीन बिल्डिंग के रूप में बना रहे हैं। अभी हाल ही में जो हमारा भोपाल में डीआरएम ऑफिस का नई बिल्डिंग बन रही है वो भी पूर्ण तरीके से ग्रीन बिल्डिंग के रूप में आ रही है और उसमें ऊर्जा की बचत होगी और संरक्षण होगा। तीसरा, जैसे आपने बताया, जो हमने सौर ऊर्जा का प्रयोग किया था बीना में, 1 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट, जो कि मतलब पूरे एशिया में प्रथम ऐसा प्लांट है और इसमें हमको एक विशेष इंटरनेशनल रेलवे यूनियन में बर्लिन का अवार्ड भी मिला। वो एक बहुत अच्छा प्रयास है और कोशिश है कि इस प्रयास को हम बाकी जगह हम अपनाएं। इसके अलावा हर क्षेत्र में ऊर्जा का हम लोग बचत का प्रयास करते हैं, भले ट्रैक्शन की कोस्टिंग हो, कोस्टिंग के बोर्ड होते हैं, लोकोमोटिव के पावर को नियंत्रित किया जाता है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग के मैकेनिज्म है, ट्रैक्शन सबस्टेशन में कैपेसिटर के बैंक लगाना,
पावर फैक्टर को सही रखना, राइट पावर फैक्टर और पावर लोड का जो उपयोग है उस दिशा में काम करना, जिससे कि पावर पेनाल्टी ना देनी पड़े। तो हर विभाग में हर जगह ऊर्जा की बचत के लिए रेलवे के हर टेक्निकल विभाग कर्तव्यबद्ध है और कोशिश ये रहती कि एक एक यूनिट ऊर्जा की बचाई जाए। सर, बात हो गई यात्रियों की, स्टेशन की रिडेवलपमेंट की, ऊर्जा संरक्षण की, विकास की। अब बात कर लेते हैं रेलवे के अहम हिस्से की। जो सबसे अहम होता है वो है कर्मचारी। कर्मचारियों की बहुत सारी छोटी बड़ी समस्याएं हैं जो अक्सर आती रहती हैं। मैंने सुना है आपने अपने सबऑर्डिनेट्स को और सारे शाखाओं को निर्देश दिए हैं कि कोई भी कर्मचारी ज्यादा परेशान ना हो और उसकी समस्या का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। इस मामले में कुछ कहना चाहेंगे? इस विषय में हम लोग बड़े जागरूक हैं। देखिए, एक अच्छे वर्किंग सिस्टम की नींव उसके ग्रासरूट कर्मचारियों की अच्छी कंडीशन से होती है। रेलवे में कंडीशन काम करने की बड़ी विषम है। हम लोग अपनी रेलवे में कहावत यह है कि आर्मी फाइट्स अ वॉर बट रेलवे फाइट्स दैट वॉर एवरी डे। और अगर मैं नीचे अपने आम कर्मचारी को देखूं, वो भले वो मेरा ट्रैकमैन हो, जो बारिश में, धूप में, कड़कड़ाती ठंड में, रात में पेट्रोलिंग करता है लोगों के जानमाल की सुरक्षा करने के लिए कि कोई नुकसान ना हो, या मेरे स्टेशन कर्मचारी हैं जो रात में गाड़ी का परिचालन करते विषम स्थितियों में, कांटे वाला हो, स्टेशन मास्टर हो, या मेरे मैकेनिकल विभाग के बंधु हैं जो उपकरण मशीनों का रखरखाव करते हैं 24 घंटे कारखानों में, या इवन मेरे ऑफिस के जो लोग हैं, छुट्टी हो, बोनस देना हो, पेशीट बनानी हो, समय का कोई भी ख्याल नहीं करता, 24 घंटे काम में लगा रहता है। कंट्रोल ऑफिस तो हमारा निर्बाध चलता है। तो ऐसे लोगों का क्या ध्यान रखना कि वो निश्चिंत हो ताकि उनके परिवार सुखी रहे। तो इसमें सर्वप्रथम हम लोगों ने एक अच्छी नीति अपनाई है कि घर का उन्नयन मतलब हमारी आरएलडीए की एक विंग है। भोपाल में बड़ी समस्या रही कि तकरीबन जो पुरानी कॉलोनी थी उसकी मेंटेनेंस नहीं हो पाती थी, मकान भी बहुत पुराने थे, मतलब 50 सालों से ऊपर। एक कॉलोनी हम लोगों ने आरएलडीए के थ्रू बनवा रहे हैं जिसमें 300 नए मकान बनाएंगे और हमारे पूरी आवासीय परिसर बनेगा। यही प्रक्रिया हम आगे इटारसी, बीना और बाकी जगह करने जा रहे हैं, जिससे लोगों को बड़ी सहूलियत मिलेगी। दूसरा, हमने विशेष अभियान चलाया है कर्मचारियों के हेल्पलाइन पोर्टल के लिए, जिसको हम HMIS बोलते हैं। उनको जो भी उनकी मदद है, पास चाहिए, या उनको कोई पेंशन के विषय में कोई जानकारी चाहिए, या उनको कोई अपने अलाउंस के बारे में जानकारी चाहिए, उस HMIS के पोर्टल में तुरंत मिलती है, तुरंत उसकी सहायता होती है। साथ में कार्मिक विभाग में 24 घंटे हेल्प डेस्क की व्यवस्था है, जिसमें कोई भी इस तरीके के संबंधित समस्या उनका निवारण हो जाए। तीसरा, अस्पताल की एक जरूरत थी, तो अस्पताल के हमने विशेष उन्नयन कार्य कराए, जिसमें रेलवे कर्मचारी भोपाल के जो ORH में उनको बहुत अच्छी सुविधा मिले, और साथ ही में अस्पताल में भी 24 घंटे का हेल्प डेस्क बनाया गया है, जो हमारा कार्मिक विभाग जिसको संचालित करता है। कोई भी परिजन है, कोई भी विशेष रेफरल हॉस्पिटल में जाना है या इलाज में समस्या है, उसकी तुरंत त्रुटि का निवारण होता है। तीसरा जो जरूरी है कि PNM की जो मीटिंगें हो रही हैं उसमें हम बड़ी गौरपूर्वक हम उन चीजों को, समस्याओं को सुन रहे हैं और समयबद्ध तरीके से उनका निवारण हो रहा है। इसके अलावा मेरे को बताते हुए खुशी हो रही कि जो हमारे साथी हैं जिन्होंने कार्य करते हुए, मतलब जिसको हम बोलते हैं इन हार्नेस, जिन्होंने अपनी जिंदगी खोई है, कोई भी ऐसा केस पेंडिंग नहीं है जिसमें कंपैशनेट अपॉइंटमेंट नहीं किया गया। सारे केसेस में हो गए और हमें बताते खुशी हो रही कि अभी तक इस साल हमने तकरीबन 100 कंपैशनेट अपॉइंटमेंट विद इन 0 डे, मतलब होने के 2 महीने के अंदर हमने कर दिया। बधाई हो। तो मेरी समझ से जो बेस्ट सहायता हो सकती हो रही। उसके अलावा जो DRM की सहायता कोष है, उसमें से जो हमारे कर्मचारी जो बाधित हैं, कोई कैंसर पीड़ित हो गया या कोई परिजन में विशेष परेशानी आ गई, लंबे से होना पड़ रहा है, तनख्वाह नहीं मिल रही, तो उसके लिए विशेष सहायता दे रहे हैं। 50,000 तक की हम सहायता देते हैं। तो ये सब उपाय हैं जो हम फॉलो कर रहे हैं। सर, कर्मचारियों की बात हो गई, इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन, विकास सबकी हो गई। एक और बात है, प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षा या कह लो उनकी मॉनिटरिंग में होता है, गति शक्ति योजना उन्होंने शुरू की है और मेरी जानकारी में है कि भोपाल रेल मंडल में भी इसका एक यूनिट स्टेब्लिश हो चुका है। उसके बारे में प्रकाश डालेंगे, वो क्या काम करेगा और उससे रेलवे के साथ साथ यात्रियों को भी क्या फायदे होंगे? गति शक्ति देश के जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट है उसके 7 स्तंभ में रेलवे की बड़ी अहम भूमिका है। इन स्तंभों में एयरपोर्ट, रोड नेटवर्क, पोर्ट, लॉजिस्टिक्स, क्या बोलते हैं, उड्डयन और रेल यातायात, इनको जोड़ना है और उस जोड़ने की हर भूमिका में रेलवे एक अहम पार्ट है। भोपाल में भी गति शक्ति यूनिट का
पूरा क्रियान्वयन अक्टूबर के महीने से चालू हुआ और ये तकरीबन सर्वप्रथम हम लोगों ने हायरिंग करके और अपनी तरीके से इसको दिसंबर में क्रियान्वित कर दिया, नवंबर दिसंबर में। और जितने भी जरूरी ब्रिज और लास्ट माइल कनेक्टिविटी के काम है, लास्ट माइल मतलब जो छोटे छोटे जोड़ रेलवे लाइनों के हैं, उनको उस काम को ये यूनिट करेगी और बड़ी तेजी से कर रही है। जितने भी पुल बनाने हैं, अंडरपास बनाने हैं, बड़े पुलों को निर्माण करना है, नए स्टेशनों को निर्माण करना है या नई छोटी लाइनें बनानी है जोड़ने के लिए, इस पे ये यूनिट हमारी पूरी एक्टिवेट हो गई है। इसमें सीपीएम जीएसयू भी पोस्ट हो गए हैं और जो भी ऑपरेशन से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं ये यूनिट देख रही है और इसके बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। हाल फिलहाल गतिशील शक्ति यूनिट के बाद तकरीबन 1 महीने में हम लोगों ने 5 अंडर ब्रिजों का काम पूर्ण कर लिया, बड़ी तेजी से पूरा किया। तो उम्मीद है कि जिस गति से ये यूनिट गति शक्ति यूनिट काम कर रही है, उसका नाम ही ऐसा है कि गति शक्ति, जो काम पूरी करेगी। और एक और जरूरी बात की, जो नए स्टेशन उन्नयन करने वो सारे भी इसी यूनिट को जाएंगे ताकि वो फास्ट ट्रैक में काम करें, क्योंकि विशेष पावर है इसको काम कराने के लिए। और उम्मीद है कि जैसा इसका नाम है गति शक्ति, उसी शक्ति के साथ और गति के साथ ये काम करेगी। ज्यादा समय नहीं लूंगा सर, एक आखिरी सवाल, कर्मचारियों के लिए और यात्रियों के लिए आप कोई मैसेज देना चाहें, पर उसके पहले कोई एक ऐसा अनुभव जो पिछले 1.5 साल में आपके लिए यादगार रह गया हो, चाहे वह यात्रियों से संबंधित हो, चाहे वह कर्मचारियों से संबंधित हो, कोई एक अनुभव और एक संदेश कर्मचारी और यात्रियों के लिए। सर्वप्रथम तो सबके लिए संदेश पहला तो ये है कि ये रेलवे भोपाल मंडल हमारा भोपाल मंडल का परिवार है और हर परिवार पूरे प्रशासन से उस तरीके से जुड़ा है जैसे कि कोई परिवार जुड़ा है। कोई हमसे दूर नहीं है, सबकी समस्या हमारी समस्या है। तो हम लोगों को एकजुट होकर एक ही चीज में बढ़ाना है, रेल को बढ़ाना है, देश को बढ़ाना है, ये हमारा नारा है। और दूसरा जो नारा वो है यात्री सेवा करनी। तो इनको ध्यान में रखते हुए कार्य करना है। जो भी परेशानी है, जो भी कठिनाई, हम मिल बांट के उसको हल करेंगे और बेहतर से बेहतर सेवाएं देंगे। और यदि मैं बात करूं सबसे विषम परिस्थितियों में, तो ये तकरीबन बात होगी 22 या 23 अगस्त की। आपको भी ध्यान में होगा, वो वैसा समय था जब पूरे मध्य प्रदेश क्षेत्र में आधी तूफान, सब जगह पानी भरा हुआ था। भोपाल मंडल भी पानी से लबालब था और हम लोग भी रात भर कंट्रोल में बैठे थे, क्योंकि जगह जगह पानी का ओवरफ्लो होना, पेट्रोलिंग करना, सूचना देना, सब तरफ जा रहे थे। इतने में खबर आई कि हम लोगों के विजयपुर क्षेत्र में एक कोई ब्रिज है, पार्वती नदी का ब्रिज था, वो डिस्टर्ब हो गया है और हम लोग आनान फानान में यहाँ से पड़क करके गाड़ी होती उसमें निकल गए। और जब आनान फानान में निकल गए तो रास्ते में इतनी बारिश थी, कुछ कर पाना मुश्किल था। पर उस समय एक हमारे स्टेशन के एक छोटे से हमारे ट्रैकमैन भाई आए और बोले, साहब आप भीग रहे हैं, आप मेरा रेनकोट ले लीजिए। मतलब ऐसी बारिश में जब एक दूसरे का हाथ पकड़ना मुश्किल है और कोई मेरा भाई कर्मचारी बोलता है कि साहब रेनकोट आप ले लीजिए, आप ना भीगे, तो मेरा बिल्कुल दिल एकदम क्या है, बिल्कुल आंसुओं से भर गया। इतनी अच्छी जो कामरेडरी है वो रेलवे में देखने को मिलती है और कहीं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक चीज आपको जरूर पहले बताना चाह रहा था, भूल गया। वह यह है कि मेरे सामने जो मैंने देखे हैं, शायद पहले डीआरएम है जो किसी भी कर्मचारी के फोन पे उसके घर तक चले जाते हैं उसकी समस्या के निराकरण के लिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद।